हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं केसीसी एजुकेशन। तो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में केसीसी एजुकेशन में। और आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी 12th क्लास का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने करा दिया है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले आपको फर्स्ट पार्ट में जो हमने आपको समझाया है मानव भूगोल, उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल पे पुराने हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उनको हमारे द्वारा जितनी वीडियो बनाई जा रही हैं उनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी मानव भूगोल। दोस्तों, फर्स्ट बुक हम सबसे पहले आपको करा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो कल हमने आपको बताया था दोस्तों कि मानव भूगोल क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको भूगोल की परिभाषा भी बताई थी, भूगोल के जनक बताए थे, और हमने आपको बताया था कि जो आज आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, वो मानव भूगोल नहीं है, वो आधुनिक मानव भूगोल है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक कहा जाता है वो हमारे रैटजेल थे। उनकी परिभाषा हमने आपको बताई कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो मानव भूगोल है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज। अब हमारा यहां से तो चलिए दोस्तों, ये है आपका मानव भूगोल। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो दोस्तों, मानव भूगोल की प्रकृति जब हमको आपको समझना है तो सबसे पहले तो आप इन शब्दों का मीनिंग ही समझिए क्या कह रहा है। मानव भूगोल की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब है नेचर। अरे, किसी चीज की प्रकृति कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उस प्रभाव यानी कि उस पर प्राकृतिक प्रभाव रहते हैं, प्राकृतिक गुणधर्म हमारे रहते हैं, जिनसे कोई भी चीज हमारी प्रभावित रहती है। तो मानव भी प्रकृति से प्रभावित रहता है। इसीलिए मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो क्या है, यानी कि मानव भूगोल में हम केंद्र बिंदु मानव की सारी क्रियाओं को मान के करते हैं। तो इसमें उसकी क्या प्रकृति है, कैसा उसका नेचर होता है, उसके जो प्राकृतिक गुणधर्म हैं वो क्या हैं, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं वो कर रहा है, मानवीय क्रियाएं जितनी भी कर रहा है, उसकी प्रकृति को हम समझेंगे कि वो कैसे हमारा प्रकृति से संबंधित है। तो चलिए, सबसे पहले जो हम आपको बता देते हैं कि मानवीय क्रियाएं केंद्र बिंदु हैं। जी हाँ, मानव भूगोल में सबसे पहले क्या केंद्र बिंदु है? मानवीय क्रियाएं। क्योंकि जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहली जो बात करते हैं वो मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो सामाजिक क्रियाएं हैं, और चाहे वो राजनीतिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को हम समझते हैं मानव भूगोल के अंदर। तो सबसे पहला जो मानव भूगोल का नेचर होगा वो क्या होगा कि मानव भूगोल का नेचर ये होगा, मानव भूगोल की प्रकृति ये होगी, मानव भूगोल का जो गुणधर्म है वो ये होगा कि सबसे पहले हम उसकी क्रियाओं पर फोकस करेंगे। यानी कि अगर हम मानव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मानव भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हम भूगोल विषय को तो पढ़ेंगे, लेकिन वहां मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम भूगोल के उन क्षेत्रों का बात करेंगे जहां पर मानवीय क्रियाएं संभव है, यानी कि मानव की जहां दस्तक हो गई है। अदरवाइज आपको सिंपल सी बात बता देते हैं हम, तो कंफ्यूज होने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जहां पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव की पहुंच है और मानवीय क्रियाओं की छाप मिलती है, वही हमारा मानव भूगोल है। इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र आएगा वो या तो भूगोल के अंदर आएगा या आपका प्राकृतिक विषय के अंदर आएगा, यानी कि प्राकृतिक भूगोल के अंदर आएगा। लेकिन हम मानव भूगोल तभी कहेंगे जब संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी क्षेत्र है और उसमें हमारा मानव का या तो हस्तक्षेप हो रहा है या मानवीय क्रियाएं वहां पर देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, मानव व प्राकृतिक संबंध। तो आपको इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि जो हमारा मानव है उसका प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे अरे प्राकृतिक संसाधन है, यहां तक कि हमारा पृथ्वी है, ये भी तो प्राकृतिक है। प्रकृति मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, चाहे वायु है, चाहे जल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, और जितने भी सर्कल होते हैं, जितने भी हमारे साइकिल हैं, साइकिल कौन कौन से हैं भाई, चक्र है ना काफी सारे, चाहे हमारा वो नाइट्रोजन चक्र है, चाहे हमारा कार्बन चक्र है, चाहे ऑक्सीजन चक्र है, इसके साथ साथ चाहे हमारे भूगर्भिक हमारे चक्र हैं या सेल चक्र हैं, जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ मानव जुड़ा हुआ है और मानव भी अंतःक्रिया करता है। इसका मतलब यह है कि मानव और प्रकृति का बहुत गहरा हमारा क्या है, संबंध है। अगर मानव और प्रकृति में गड़बड़ी हो जाए, किसी एक की भी मौजूदगी अगर ना हो, तो पृथ्वी पर जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। उसका संतुलन बिगड़ जाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है भाई, ये कोई मूवी तो नहीं है कि कोई चुटकी बजाएगा और कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकृति और मानव एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। इसीलिए पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति का संतुलन बना रहता है, अन्यथा पूरी पृथ्वी और जीवन ही समाप्त हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर से। चलिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय विभिन्न दोस्तों यहाँ पर विभिन्नता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित, जी हाँ, जो मानव भूगोल है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मानव अपनी क्रियाएं नहीं करता है, पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र पर मानव मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर भी जो हमारी मानवीय क्रियाएं होंगी वो परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन आएगा, उसके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, खान पीन में परिवर्तन आएगा। इसका मतलब यह है कि मानव भूगोल में हम क्या करेंगे, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे और मानव का प्रकृति के साथ अध्ययन करेंगे और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कैसे ये हमारी मानवीय क्रियाएं और प्रकृति के साथ इसका संबंध कैसे परिवर्तित होता रहता है, कैसे बदलता रहता है, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको जो प्रकृति का मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें भेज सकते हैं, तो हम उस पर भी आपको नई वीडियो बनाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकृति का मानवीयकरण। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जरा समझिए यार। और देखिए, शब्द पकड़िए। मैंने क्या बताया भाई, मेरे साथ YouTube चैनल पर अगर आपको रुके रहना है, जमना है और मेरी वीडियो अगर देखनी है तो आप देखिए, और नहीं देखनी है तो मत देखिए यार। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं और YouTube चैनल वालों की तरह मैं तो फेक आपको नहीं बोलूंगा, मैं तो बस एक ही चीज अपनी लाइफ में समझाऊं, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई, मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में वीडियो को, मैंने बता दिया था कि जितना भी खेल होता है वो शब्दमाला का है। जी हाँ, जो हमारा ये शब्दमाला है इन्हीं का जंजाल है पूरी पुस्तकों में। अगर इन पुस्तकों के जो शब्द हैं इनके अर्थ आपको पता चल गए तो इतना जो अंदर है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैं तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूं जो हमारी शब्दावली है उसके अर्थों को समझाने पर। बाकी मेरी गारंटी है कि ये जो मैं आपको करा रहा हूं जितना भी, इससे अलग सीबीएसई बोर्ड में आपका नहीं आने वाला। मेरी गारंटी है 100% आपका यही आएगा और आप इसे नोट्स के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पहले बताया भाई, हमारा हौसला तभी बढ़ेगा जब आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे। भाई, मुझे सपोर्ट करोगे, मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। चलिए, तो बात करते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण, अब देखो क्या कह रहा है, प्रकृति मतलब भाई पर्यावरण, समझ गए ना। भौतिक, भूगोल आपने पढ़ा था ना, वही तो सारा का सारा प्रकृति है। भाई, प्रकृति का अब क्या हो रहा है, मानवीयकरण हो रहा है।
मानवीय मतलब मानव, और करण का मतलब है किसी चीज में परिवर्तन करना, किसी चीज में प्रोग्रेस करना, किसी चीज का विकास करना। भाई जहां करण शब्द लग जाए इसका मतलब है उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें किसी चीज की वृद्धि हो रही है, तभी हम शब्द का प्रयोग करेंगे करण। तो इसका मतलब क्या है, प्रकृति का मानवीयकरण। दोस्तों इससे पहले टॉपिक ये था लेकिन वो ऊपर लिख गया है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए फिर इसको समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, प्रकृति का मानवीयकरण। मानवीयकरण मैंने बताया कि प्रकृति का क्या हो रहा है, मानव के द्वारा करण हो रहा है। मानव के द्वारा क्या हो रहा है, करण हो रहा है। करण मतलब उसका विकास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मानव की जो शक्तियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वो शक्तियां बढ़ कैसे रही हैं, ज्ञान की सहायता से, तकनीक की सहायता से, कौशल की सहायता से। ये मनुष्य लगातार प्रोग्रेस करता जा रहा है, डेवलपमेंट करता जा रहा है, और क्या हो रहा है, प्रकृति को अपने अनुसार ढालते जा रहा है। जी हाँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रकृति के ऊपर मानव की शक्तियां अधिक हो गई हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप ये नोट कर सकते हैं और आज आप ये पता लगा सकते हैं और कह भी सकते हैं कि भाई प्रकृति की शक्तियां अधिक हैं, इसमें कोई दोहरी राह नहीं है और इसको आप डाउट भी नहीं कर सकते। लेकिन तकनीक और ज्ञान की सहायता ने कहीं ना कहीं मानव के द्वारा प्रकृति पे अपनी छाप छुड़वाई है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है मानव ने। कैसे भाई, ज्ञान आया, तकनीक आई, कौशल आया, इससे क्या किया उसने इसने क्या करा, मानव की प्रकृति पर छाप छोड़ने लगी। कैसे, अरे आज आप जाइए भाई अंटार्कटिका में कभी जाना संभव नहीं था, दक्षिणी ध्रुव में है भैया, है पूरा का पूरा जमा पड़ा है बर्फ से, क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए मानव के ज्ञान ने, तकनीक ने और कौशल की सहायता से आज वो वहां पहुंच गया। तो ये क्या है, ये प्रकृति के ऊपर अपनी छाप छोड़कर आया है। भाई उसके कदमों के निशान दिख रहे हैं। अरे कभी भैया बारिश होती थी, कभी भूकंप आता था, कभी बाढ़ आती थी, तो क्या होता था, प्रभावित होता था मानव, जान लेना चाहती थी प्रकृति तो जान देनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, ज्ञान और तकनीक और कौशल की सहायता से मानव ने बचाव के उपाय ढूंढने प्रारंभ कर दिए हैं और कहीं ना कहीं वो संभावना पैदा करता जा रहा है। आज आप संभावना का अर्थ उस क्षेत्र में लगा सकते हैं कि जहां कभी रेगिस्तान में बंजर भूमि पर कृषि नहीं होती थी, वहां मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके वहां कृषि कर दी है, फसल उगा दी है भाई, बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया है, कीटनाशकों का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके। ये आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारा प्रकृति का मानवीयकरण है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति का मानवीयकरण का अर्थ है कि ऐसी स्थिति जिस स्थिति में प्रकृति पर मानव अपनी छाप छोड़ देता है तथा ज्ञान और तकनीक और कौशल का प्रयोग करके संभावनाएं पैदा कर देता है, ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण। तो दोस्तों ये बात क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ये भी समझ लीजिए भाई जरा। घर्षण मतलब है खींचना, रगड़ना। अरे जब किसी चीज के साथ रगड़ते हैं ऐसे, समझ रहे ना भाई, तो इससे क्या है, घर्षण पैदा होता है। और घर्षण पैदा होने से मानव ने ये पता लगाया कि आग का जन्म भी हुआ है, आग भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, इससे पहले आदि मानव को आग का पता नहीं था, लेकिन घर्षण बल से उसने पता लगाया और आग का क्या कर लिया, खोज कर लिया। ऐसे ही वायु की गति भाई इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रचंड होती है, बड़े बड़े विशाल काय पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। तो इसका मतलब ये है कि वायु की गति में कुछ ना कुछ शक्ति तो है, और उस शक्ति से वायुयान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सबका भैया निर्माण हुआ ना। तो वायुयान का निर्माण किया। डीएनए की खोज से अनुवांशिकता की खोज कर ली उन्होंने। डीएनए का पता लगाया तो अनुवांशिक बीमारी, अरे कुछ बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। अरे एक उसके पिताजी को थी, फिर उसके बच्चों को हो गई, फिर उसके बच्चों को हो गई। अब इसका कैसे बीमारी का पता लगाए और कैसे स्टॉप किया जाए कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए।
डीएनए की सहायता से खोज किया भाई, तो डीएनए की सहायता से अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाया। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से काफी सारी प्रबलता, काफी सारी छाप प्रकृति के ऊपर मानव ने छोड़ी है और कहीं ना कहीं संभावना पैदा की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो मानव का प्रकृतिकरण, इसको भी पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है? मानव का प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण मतलब मैंने बताया भाई, जहां पर प्रकृति की शक्तियां अधिक होंगी, प्रकृति की शक्तियां अधिक होंगी, ये आपको पॉइंट समझने वाली बात है। और प्रकृति क्या करेगी? डेवलप करेगी। पुराने टाइम में ऐसा ही था, प्रकृति की शक्तियां बहुत अधिक थी, प्रकृति का गुलाम था मानव, उसका दास था। जैसा प्रकृति कहती थी, जैसा पर्यावरण कहता था, जैसा वातावरण कहता था, ईश्वर कह लीजिए आप, जैसा ईश्वर कहता था वैसे ही उसको करना पड़ता था भाई। अब सपोज कीजिए बारिश आई, आदि मानव को तो कुछ मालूम नहीं था ना, बारिश आ गई, अब भीग रहे हैं खड़े होके। आज का मानव मानवीयकरण है, छाता लगाएगा, घर में जाके छिप जाएगा, घर क्यों बनाया है, तकनीक का प्रयोग किया है नहीं किया। ऐसे ही आप अगर बात करेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण, तो इसका मतलब ये था कि प्रकृति की बहुत ज्यादा शक्ति प्रबल थी, प्रचंड थी, और क्या था, मानव उसका गुलाम था, मानव उससे भयभीत रहता था, डरता था, भगवान मानता था, देवता मानता था, अग्निदेव, वायुदेव। अरे जो प्रचंड हवाएं चलेंगी तो उससे भयभीत होगा ना, वायुदेव बन गए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा भैया, मैं तो बस एक बात बता रहा हूं कि ऐसे वो डरा और उसने प्रकृति को देवता बना दिया, क्योंकि प्रकृति की शक्तियां अधिक थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए इसके बाद बात करें तो उस समय पर उसके पास ज्ञान भी नहीं था, तकनीक भी नहीं थी और कौशल भी नहीं था, तो प्रकृति की शक्तियां उस टाइम में हमारी अधिक हुआ करती थी। एग्जाम्पल माने आदिमानव, आदिमानव के टाइम पे मानव का प्रकृतिकरण बहुत तेजी से हुआ था। समझ रहे हैं बात? तो दोस्तों, मानव भूगोल की प्रकृति, प्रकृति का मानवीयकरण और आपका मानव का प्रकृतिकरण, क्या आपको क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, आगे बात करें तो मानव भूगोल की विचारधाराएं नेक्स्ट टॉपिक है। अब मानव भूगोल की मुख्य रूप से हमारी 3 विचारधाराओं के ऊपर डिस्कस किया गया है। 12th क्लास में अगर मेन फोकस करें आपके सिलेबस और आपके एग्जामिनेशन की नजरिए से, तो एग्जामिनेशन के नजरिए से क्या है भैया, ये 3 विचारधाराएं हैं। या तो इसको आप निश्चयवाद कह लीजिए, इसको आप नियतिवाद कह लीजिए, भौतिकवाद या प्रकृतिवाद कह लीजिए। बात एक ही, अलग अलग नाम से आएगा लेकिन एक ही बात है। और दूसरा हमारा संभव या संभावनावाद, संभव या संभावनावाद। चलिए समझते हैं इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भाई देखो, निश्चयवाद, अब ये भी शब्दों को समझने वाली बात है। वाद, याद रखिएगा जिस शब्द में वाद शब्द ऐड हो जाए, समझ रहे ना, वाद, तो ये वाद जो शब्द है इसका अर्थ होता है विचारधारा। तो निश्चय वाद यानी कि कोई चीज निश्चित है, उसकी विचारधारा जैसे ही फैलने लगती है उसको कहते हैं हम निश्चयवाद। नियतिवाद, हमारा नियतिवाद, नियतिवाद अर्थात जो स्थित है, जो नियत है, जो कभी बदले ना, ऐसा ही रहे, उसे कहते हैं नियत। समझ गए ना? तो नियतवाद मतलब विचारधारा, यानी कि जिसकी एक जैसा है वैसा ही रहने वाला है, तो उसको कहते हैं नियतिवाद। यानी कि भाई अगर सूरज है तो सूरज को आप बंद कर देंगे निकलना, हवा चल रही है तो उसको रोक लेंगे क्या, पानी अगर बह रहा है तो उसको रोक लेंगे क्या? अरे चलिए रोक भी लेंगे तो किस टाइम तक, कितने समय तक? वो नियत है भाई, उसको नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है। मैंने बताया ना कि मानव पूरी तरीके से प्रबल नहीं है प्रकृति के ऊपर, बस अपनी छाप छोड़ सकता है। समझ गए ना? चलिए, तो ये आपको समझ में आया नियतिवाद। तो इसका मतलब सिंपल सा अगर मैं कहूं तो आप इसको कहिए, मानव का प्रकृतिकरण, नियतिवाद या निश्चयवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति की शक्तियां अधिक होती हैं और मानव के पास किसी प्रकार का ज्ञान, कौशल और तकनीक नहीं होती। ऐसे में प्रकृति जैसा चाहे वैसा उससे कार्य कराती है और वह प्रकृति का दास होता है। तो ये हमारा निश्चयवादी विचारधारा है।
संभववादी विचारधारा की अगर बात करें या संभावनावाद की अगर हम बात करें, तो इस विचारधारा के अंदर क्या है? इस विचारधारा के अंदर ये है प्रकृति का मानवीयकरण, यानी कि यहां पर मानव अपने ज्ञान, तकनीक और कौशल की सहायता से प्रकृति पे अपनी छाप छोड़ देता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का प्रयास करता है। शब्दों को समझिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरीके से उसको नष्ट कर, मैंने कहा परिवर्तन, बदलाव करने की कोशिश करता है। जो नियत है वो नियत रहने वाला है, लेकिन उसमें कुछ काट छाट तो की जा सकती है, उसमें कुछ बदलाव तो किया जा सकता है, या कुछ संभावना पैदा की जा सकती है। तो यही है हमारा संभावनावाद। समझे मेरी बात को? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नवनिश्चयवाद, ये एक नई विचारधारा है, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने आया कि भाई ना तो उन्होंने कहा निश्चयवाद पूरी तरीके से सफल विचारधारा है, इन्होंने कहा ना ही संभववाद पूरी तरीके से सफल विचारधारा है, क्योंकि इसके रहते भी मानव पूरी तरीके से लाइफ को नहीं जी सकता, जिंदगी को नहीं जी सकता, और इसके बिना भी मानव पूरी तरीके से जीवन नहीं जी सकता। अगर ये पूरी तरीके से काबू हो जाए तो मानव का जीवन असंभव है, और ये पूरी तरीके से हावी हो जाए तब भी मानव का जीवन असंभव है। भाई आप सोच रहे होंगे कैसे? तो समझिए ना कि अगर मानव हर जगह संभावना पैदा करने लग जाएगा तो प्रकृति का दोहन करेगा, और कर रहा है आज। परिणाम क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु, या फिर कहूं कोरोना वायरस, अरे कुछ भी नाम दे दीजिए ना। तो ऐसे में अगर संभावना पैदा करेगा तो उन्होंने कहा भाई पूरी तरीके से प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और अगर प्रकृति को नुकसान हो गया तो फिर जीवित रहना असंभव है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा। चलिए, इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। इन्होंने कहा कि ना तो मैं निश्चयवाद को सपोर्ट करूंगा और ना ही संभववाद को सपोर्ट करूंगा। इन्होंने एक नई विचारधारा दी, ग्रिफिथ टेलर ने। इन्होंने कहा कि नव निश्चयवाद, यानी कि निश्चित तो है प्रकृति, निश्चित तो है प्रकृति, लेकिन उसमें नव निश्चयवाद लगाएंगे कि प्रकृति की निश्चितता सीमित है और मानव की संभावना भी सीमित रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और कैसे कहा उन्होंने? कहा क्या दिया? रुको और जाओ की नीति, रेड लाइट कहा उन्होंने। रेड लाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताया। उन्होंने कहा कि जब मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर प्रभावित होने की कोशिश करता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि रेड लाइट मतलब खतरे का निशान, बहुत अधिक दोहन हो जाता है। यानी कि अगर वहां स्टॉप नहीं किया ना तो भैया पूरी तरीके से कुछ ना कुछ बैलेंस प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर बिगड़ जाएगा, और उसका नकारात्मक प्रभाव प्रकृति पर तो होगा ही होगा, मानव पर भी होगा, अन्य जीव जंतुओं पर भी होगा। आप समझिए जरा कैसे। इसके बाद इन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए पेड़ पौधे हैं और मानव उनको काटना प्रारंभ करता है, तो उन्होंने कहा कि भाई काटिए, कोई ये नहीं है, क्योंकि मानव अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जब अति दोहन होने लग जाए, पेड़ों की कमी होने लग जाए, तो रेड लाइट दिखाना पड़ेगा, रेड सिग्नल निश्चित करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा अब नहीं काटनी, और वहां पर आपको रुक जाना है। येलो लाइट, आपको उनकी जगह पर नए पौधों को लगाना होगा, और जैसे ही वो थोड़े बड़े होंगे, वो पनप जाएंगे, तो क्या करना है? तैयार हो जाना है। येलो लाइट का मतलब यही होता है ना। ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल मिल गया, इसका मतलब अभी सब कुछ भर गया है, पेड़ पौधे दोबारा से उतने ही हो चुके हैं। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनको प्रयोग कर सकते हैं, काट सकते हैं, या उनके फल ले सकते हैं, उनसे औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रुको और जाओ की नीति फॉलो करनी पड़ेगी। एक रेड निशान लगाना ही पड़ेगा प्रकृति के हर क्षेत्र में, प्रकृति के सभी संसाधनों के ऊपर, ये करना ही पड़ेगा। और एक टाइम जब ऐसा आएगा कि अति दोहन होना स्टार्ट हो जाए तो हमको रुक जाना है, और उन संसाधनों की कैसे भी करके हमको पूर्ति करनी है, और कुछ प्रकृति स्वयं पूर्ति कर लेगी। और फिर दोबारा से जब वो हमारा ग्रीन सिग्नल दिखा दे कि हाँ सब कुछ हमारा निश्चित है, अच्छा हो गया है, तो फिर हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने
रुको और जाओ की नीति कहा, इसीलिए प्राकृतिक तथा संसाधनों का दोहन को रोकना होगा। उन्होंने ये कहा कि मानव को अपनी जरूरतें तो पूरी करनी होंगी, लेकिन इस हिसाब से कि वह प्रकृति के कोई भी दोहन ना करे या प्रकृति का संरक्षण अछूता ना रह जाए, प्रकृति का संरक्षण भी उसको करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि संभववाद और निश्चयवाद के मध्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ना तो जीवन तब संभव है कि जब प्रकृति की शक्तियां हम पर पूरी तरीके से प्रबल होंगी, और ना ही जीवन तब संभव है कि जब हमको संभावनावाद अधिक पैदा कर देंगे। इसीलिए हमको बीच का रास्ता अपनाकर जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन संभव है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर दोबारा समझ लीजिए, निश्चयवाद मैंने बताया, ये सॉरी आदि मानव वाला एग्जाम्पल। फिर मैंने संभववाद आपको बताया कि ज्ञान और तकनीक की सहायता से कैसे संभावना पैदा कर दी है। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। मैंने कहा कि उन्होंने ना तो संभववाद को एक्सेप्ट किया और ना ही उन्होंने निश्चयवाद को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि नई विचारधारा होनी चाहिए कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। निश्चयवाद की जो सपोर्ट करती थी आपको मालूम है, क्या नाम था उनका, कुमारी एलन सैम्पल, रेडजर, ये निश्चयवाद को फॉलो करते थे। इसी को विचारधारा, मतलब इन्होंने इसी विचारधारा के ऊपर अपना काम किया है। आगे संभववाद की अगर बात करें तो विडाल ढीला विलास, केनन, इन्होंने इसके ऊपर बात किया है। नवनिश्चयवाद के ऊपर ग्रिफिथ टेलर ने बात की है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों ये आपके चैप्टर का अंतिम पार्ट होने वाला है। ठीक है ना, ये टॉपिक लास्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों यार, अगर मेरी बातें सारी क्लियर होती जा रही है ना और आपको लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत, है ना, और आपके काम की चीजें हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दे, प्लीज रिक्वेस्ट है यार आपसे। चलिए आगे बात करें हम तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। चलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, आपको काफी सारे लोग काफी सारी बातें बताएंगे। मैंने तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर हम इनके विषय क्षेत्र सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल मान लेते हैं तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इसके क्षेत्र हो जाएंगे। लेकिन इनके भी कुछ उपक्षेत्र होते हैं, जैसे सामाजिक भूगोल के जनसंख्या भूगोल, इसमें हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, कितना घनत्व है, कितनी जनसंख्या है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, रोजगार कितना है, अधिवास के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का अधिवास है। अच्छा, अधिवास का मतलब समझ लीजिए, अधिवास का मतलब है बस्तियां, बसाव क्षेत्र। तो ग्रामीण अधिवास भी पढ़ते हैं इसमें, नगरीय अधिवास भी पढ़ते हैं हम, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में। इसके साथ साथ हम नगरीकरण का भी जिक्र करते हैं, तो नगरीकरण में कैसे नगरों का विकास हो रहा है, करण शब्द आ गया तो मतलब विकास हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास की चीजें पढ़ते हैं कि भाई हमारे जो भूगोल है उसका क्या इतिहास रहा है। इसके बाद अगर हम सांस्कृतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल की बात करें तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म क्षेत्र के आधार पर कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कैसे धर्म हैं, है ना, और वहां की संस्कृति कैसे बदल जाती है, कैसे हमारा एनवायरमेंट इसको इफेक्ट करता है। धर्म और संस्कृति डायरेक्टली इफेक्ट होती है भाई, किससे, एनवायरमेंट से। कैसे होती है, आप जाओ घूमो पूरे देश, है ना, अलग अलग देशों पे निगाह घुमाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि संस्कृति, खान पीन, रहन सहन ये कैसे परिवर्तन होता चला जाता है। चलिए आगे बात करें हम आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो खनिज भूगोल भी इसी के अंदर पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हैं, खनन प्रक्रियाएं हैं, खनिज है हमारा, शैल चक्र है, इसी में अध्ययन करेंगे उसका। इसके बाद अगर हम बात करें तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, बहुत सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वायु है ना, पानी है, इन सबका अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल में हम विभिन्न प्रकार की कृषियों का अध्ययन करते हैं, खेती का, अरे भाई कितनी प्रकार की फसलें होती है, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारी की सारी, जो अरहर, तिल, है ना। इसके बाद अगर बात करें तो पर्यटन भूगोल, विभिन्न प्रकार के पर्यटन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, चाहे हमारा पहाड़ी क्षेत्र में है, चाहे मैदानी क्षेत्र में है, या हमारा ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ औद्योगिक भूगोल के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग, स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के भूगोल होते हैं, सॉरी उद्योग होते हैं, है ना, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा निजी
निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और हमारे संयुक्त उद्योग जो दोनों मिलकर चलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें परिवहन भूगोल की, तो परिवहन भूगोल में विभिन्न प्रकार की परिवहन और संचार सेवाओं का अध्ययन करते हैं। कितने प्रकार के संचार और हमारे परिवहन के साधन हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर हम राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसमें सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल के बारे में जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमारी सेना है ना, और उनको क्या क्या सक्षमता है। अरे भाई, अगर भूगोल का पता नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ऊपर हाइट पे जाने पे टेम्परेचर तो लो होता है, उसी के हिसाब से सेना भेजनी पड़ेगी ना, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निर्वाचित भूगोल या निर्वाचन भूगोल। अरे निर्वाचन मतलब प्रत्येक राज्य की, देश की, जिले की और ब्लॉक की, इन सबकी सीमाएं होती है ना, इनका अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी की सारी बातें आप समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा आपको कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक, जितना हो सकता है उतने दोस्तों को भेजें, क्योंकि सीबीएसई और जो बोर्ड है आपका 2020 और 2021 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए ये 100% सफिशिएंट मटेरियल है। इसको नोट्स के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप इसके पॉइंट को लिखिए और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप याद करिए। इसके साथ साथ हम आपको और भी बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपको क्वेश्चन सीरीज तो चलाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड और एग्जामिनेशन के नजरिए से, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले बस एक बार और कहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को जो नए बच्चे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।